केमिकल काइनेटिक्स। पहले मैं ब्रीफ करता हूँ। तो स्टेट बोर्ड सीबीएसई दोनों का ही ये 12th बोर्ड का टॉपिक है। बड़ा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। क्लियर, मतलब इट विल टेक रफली अराउंड 7 to 8 मिनिमम लेक्चर्स, देन फर्दर फॉर द डिस्कशन 1 to लेक्चर्स। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफी ज्यादा वेटेज है नीट में भी। मुझे नहीं ध्यान है पिछले 20 सालों में नीट का कोई भी ऐसा एग्जाम, नीट आईपीएमटी पीएमटी का कोई भी एग्जाम ऐसा होगा जिसमें केमिकल काइनेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हो। मतलब एक तो मिनिमम क्वेश्चन आना ही है, एवरेज तुम 2 से 3 मान सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस। क्लियर। और अच्छी बात इस चैप्टर के साथ ये है, बड़ा चैप्टर है, वेटेज वाला चैप्टर है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, काफी इजी सा चैप्टर है। नो डाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विल बी देयर, न्यूमेरिकल्स विल बी देयर, बट चैप्टर टफ नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा लेने होते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में कम एफर्ट्स में भी ये चैप्टर हो जाता है। इसका मैं ये मतलब नहीं कि हम कम एफर्ट्स ले, हम प्रैक्टिस कम करें। जस्ट ये है कि मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहा हूं डे 1 से कि हाँ तुम करोगे तो डेफिनेटली सारी चीजें बनेंगी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है। यह बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा। See, the word kinetics, kinetics means kinematics, शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने 11th में। Something is in motion, something is moving, movement is there. Whenever we have some chemical reaction, let's say hydrogen and iodine reacting to give HI, हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है, हाइड्रोजन reacting with iodine to give HI. Now the question is how much hydrogen is reacting, weight में ले लो, moles में ले लो, concentration में ले लो, how much hydrogen is reacting with the iodine in 1 unit time, in 1 second, 1 minute, 1 hour, 1 day, whatever unit you are taking. Clear? So kinetics हमें ये ऑब्जर्व करना है किस रेट से रिएक्शन का, किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। So the rate of reaction, the amount of reactant converted into product per unit time. हमें कौन-कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? हम केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन से डील करते हैं, रिएक्शंस व्हिच आर प्रोसीडिंग इन बोथ द डायरेक्शन. Here we need to deal with the reaction which is proceeding in one direction. दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करने वाली रिएक्शंस रेयर होंगी यहाँ पर, और जब होंगी तो दोनों, जैसे वन डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं कैलकुलेशन, वैसा अपोजिट का भी यूज कर लेंगे। So हमें रेट ऑफ रिएक्शन से, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से डील करना है। If you increase the temperature, how rate of reaction is changing, and what are the factors which are changing on changing the temperature? If you change the amount, if you change the concentration, how rate of reaction is changing. शायद एक छोटा सा लॉ, थोड़ा सा तुम्हें एक आइडिया होगा, एक लॉ हमने देखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन इन केमिकल इक्विलिब्रियम। याद है किसी को लॉ ऑफ मास एक्शन? एनीवन ऑनलाइन बोलेगा कोई? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, कम ऑन 34 स्टूडेंट है, किसी को तो पता होगा क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन ने रेट ऑफ रिएक्शन का कुछ रिलेशन सजेस्ट किया था क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। एम आई ऑडिबल और नॉट? दिया, हर्षल, क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन? प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ
जान भी थोड़ा सा Yes, लाउड बोलो, sir. नहीं आवाज आई मुझको। हाँ बोलो। Directly यस proportional सर। to the directly proportional to the masses of reactant reacted. नहीं, मासेस तो नहीं था, मासेस की जगह एक्टिव मासेस कुछ Product. वर्ड यूज किया। Rate of Yes, sir. reaction proportional to the active mass of the reactant power their coefficient. Active mass can be represented in terms of concentration and partial pressure, Partial right? pressure. ये हमने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। हम पहले इसे भी डिफाइन करेंगे और इससे भी एडवांस लॉ हमारे पास है, उस पर जाएंगे, बिकॉज़ दिस इज नॉट 100% एप्रोप्रिएट। चलो एक तुम्हें रफ आइडिया दिया है क्या हमें करना है काइनेटिक्स में। क्लियर? Types of reactions. Definitely, when we are talking about chemical kinetics, हम रेट जो भी रिएक्शंस हैं उसके टाइप है उसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट। कितना फास्ट रिएक्शन है कितना स्लो रिएक्शन है उसके बेसिस पर। Reactions which occur in fraction of seconds, वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट होगी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगी। Instantaneous reaction which occur in fraction of second. Example ionic reaction देखो समझना, ये H2 है, ये I2 है, मुझे H2 I2 का रिएक्शन करवाना है। जब मैं H2 और I2 का रिएक्शन करवाऊंगा, फर्स्ट आई हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन H and H, आई हैव टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन I and I। अब ये HI साथ रिएक्ट करके HI बना देगा, ये HI के साथ रिएक्ट करके HI बना देगा। सो सबसे पहले मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना है। इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड आई हैव टू सप्लाई एनर्जी। सेकंड केस, in order to form the bond energy will release from the system से एनर्जी रिलीज होगा। पता है जब एनर्जी अब्जॉर्प्शन की बात आती है ना, इस मार्कर को वेट करना पड़ेगा कि कोई इसका एनर्जी बड़ा है ऊपर लेकर जाए। सो जब तक मैं अपने हैंड से फोर्स नहीं लगाऊंगा कभी मार्कर ऊपर नहीं जाएगा, बट यदि मैं अपना फोर्स रिमूव करूंगा मार्कर अपने आप एनर्जी कम कर लेगा। सो जहां पे डिक्रीमेंट की बात आती है एनर्जी की, द प्रोसेस विल बी फास्ट। जहां पे इंक्रीमेंट की बात आती है प्रोसेस विल बी स्लो, बिकॉज सिस्टम हैव टू वेट फॉर समथिंग कि कोई आए और उसे एनर्जी सप्लाई करे। क्लियर? आयोनिक रिएक्शन, क्या इसमें मुझे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है? क्या इस रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? क्या इस रिएक्शन में सिर्फ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? यदि सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन में तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए फास्ट रिएक्शन होगा। सो मैक्सिमम रिएक्शन इन विच वी डोंट नीड टू ब्रेक द बॉन्ड, हमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्म ही करना है। आयोनिक रिएक्शन जिसमें ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में भी कोई बॉन्ड को ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, जनरली वो रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे। इज दैट ओके? यस निकिता क्लियर? ओमका? यस सर। क्लियर सर? सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, स्लो और वेरी स्लो रिएक्शन। क्या लिखा जाए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की जगह? रिएक्शन विच occur in days, months
or even years. Reaction which occur in days, months or even years. बहुत स्लो रिएक्शंस हैं, स्लो और वेरी स्लो रिएक्शंस, इन्हें काफी टाइम लगेगा, हो सकता है 1 दिन 2 दिन, 1 साल 2 साल, कुछ इतना भी लग जाए, 1 महीने 2 महीने। किसी को कोई एग्जांपल याद आ रहा है इसका? रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारी बिल्डिंग में जहां भी हम रहते हैं, तुमने देखा होगा आयरन के कुछ रॉड्स जो स्पेशली वाटर के कांटेक्ट में आ सकते हैं, बारिश के कांटेक्ट में आ सकते हैं, उन पे रस्टिंग होगी। क्या ऐसा है जिस दिन बिल्डिंग बनी उसी दिन रस्टिंग होगी, या 10 साल 5 साल 3 साल 4 साल बाद रस्टिंग होगी? साइकिल चलाई होगी बचपन में, साइकिल पे तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं जब वो साइकिल बहुत पुरानी हो जाती है रस्टिंग होना चालू हो जाता है। सो रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है, और वी कैन से इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स रफली 3 4 5 years टू ऑकर। क्लियर? वो इसका एग्जांपल है। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो पहले 2 टाइप के रिएक्शंस हैं, इनका यूज हमें थोड़ा कम है। क्लियर? क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन भी है, पता चला हम उसकी स्टडी करने गए, रिएक्शन ही खत्म हो गया। बहुत स्लो रिएक्शन भी है, उनकी स्टडी करने गए, रिएक्शन खत्म हो गया। सो हमें किसका यूज ज्यादा है? जो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। इंटरमीडिएट reactions. Reactions which has moderate rate, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, मतलब ये कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स में होंगे। इसके एग्जांपल्स पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। इन दोनों कैटेगरी को मैं इस चैप्टर में ज्यादा डील नहीं करना है, मेनली सही करना है। तो एग्जांपल यहां देने के बजाय आगे आएंगे, ये भी देख लेना। हो गया क्या कॉपी? यस सर। बुकलेट मिला है नहीं मिला है? हर्षल मिला है सर। मिला है सर। मिला है केमिकल काइनेटिक्स का? अरे बोलो, किसी की आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस मिला है। नेक्स्ट टाइम स्कूल में आ रहे हो तो क्या है? नेक्स्ट टाइम से बुकलेट साथ में रखना ना जब लेक्चर होगा। Rate of disappearance of reactants। चलो समझना, बोर्ड पे देखना, कॉपी बाद में करना। Let's say if we have some general reaction A plus B giving C plus D. General reaction, 2 reactants with some stoichiometric coefficient, 2 products with some stoichiometric coefficient. Rate of disappearance of reactant, जैसे से रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। अब रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किस रेट से डिसअपीयर हो रहे, कंज्यूम हो रहे, डिक्रीज हो रहे। क्लियर? सो इसे कहा जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस।
ऑफ रिएक्टेंट, सो ये होगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी और माइनस डी ए बाई डी टी. दिस इज फॉर द फर्स्ट रिएक्टेंट ए और बी के लिए सिमिलरली दिस इज फॉर ए. और यदि हम बी के लिए लिखेंगे माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी और माइनस डी बी बाई डी टी. अच्छा ये पता है ना स्क्वायर ब्रैकेट मींस व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी. ए का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, बी का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर. डेल्टा मींस चेंज इन कंसंट्रेशन और डी मींस क्या वो भी चेंज होता है? डेल्टा मींस लार्ज चेंज जब हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं और डी ए बाई डी टी स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्लियर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की. जैसे एवरेज वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ऐसे एवरेज रेट होता है डिसअपीयरेंस का और इंस्टेंटेनियस रेट होता है डिसअपीयरेंस का. दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी. एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट. क्या इतना क्लियर है? कॉपी कर लो. बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है ना प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes. दिख रहा है? पल्लवी, स्नेहा, दिख रहा है प्रॉपर्ली? Yes, Yes, sir. sir. Can you explain me why there is a negative sign in disappearance and positive sign in appearance? बताएगा कोई? डिसअपीयरेंस में कंसंट्रेशन कम होगा और डेल्टा, देखो एक मिनट समझना क्यों नेगेटिव साइन है. लेट रिएक्टेंट जा रहा है 2 से लेके 0.5 तक, सो कितना डिसअपीयर हो गया? नहीं, डिसअपीयर हुआ है 1.5. मैं चेंज पूछता ना तो तुम बोलते चेंज इज दिस माइनस दिस, तो इसका चेंज हो गया कंसंट्रेशन का -1.5. बट किस रेट से डिसअपीयर, किस रेट से डिक्रीज हुआ है? तब तो तुम 1.5 ही बोलोगे ना. मैं खुद मेंशन कर रहा हूं कितना डिक्रीमेंट का रेट है. सो द रेट ऑफ डिक्रीमेंट इज +1.5. सो डिक्रीमेंट का रेट ये +1.5 और ये -1.5, इसलिए एक माइनस साइन आगे रख देते हैं क्योंकि जब हम डिसअपीयरेंस मेंशन कर देते हैं उसका मतलब है कि किस रेट से डिक्रीज हो रहा है और डेल्टा का मतलब होता है इंक्रीज होना. फाइनल माइनस इनिशियल, सो माइनस माइनस कंपनसेट कर देंगे एक दूसरे. यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन है तो प्लस साइन, ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीमेंट का ही रेट है.
चलो एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन रिएक्ट टू गिव अमोनिया। T equal to 0 पे कंसंट्रेशन दे रखा है 5 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर, 0 मोल पर लीटर। आफ्टर 10 मिनट्स कंसंट्रेशन इज 3 मोल पर लीटर, मतलब 2 रिएक्ट कर चुके हैं। 2 कैन रिएक्ट विद 6, इसके बचे 3, 6 रिएक्ट कर गए, बचे 4, 2 कैन लीव 4, तो इसके बन गए 4। फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन determine average rate of disappearance for this two and average rate of appearance for the product। तुम्हें ये दोनों निकालने हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। आंसर रिपोर्ट करना है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, टाइम को मिनट्स में ले लें, मोल पर लीटर पर मिनट। क्वेश्चन T equal to 0 पे कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का इतना, अमोनिया का इतना। आफ्टर 10 मिनट्स when they reacted, the remaining concentration of reactant and product produced. Find rate of appearance for this two and rate of disappearance for this two and rate of appearance for this average rate। चलो देखते हैं। Rate of disappearance for nitrogen minus delta N2 by delta T। Final concentration 3, initial concentration 5, so delta is always final minus initial, ये negative as it is। time taken 10 minutes, 10 minus 0, तो ये आ रहा है -2 minus minus plus 0.2 मोलार, और you can say मोल पर लीटर concentration का यूनिट per minute, मोल पर लीटर per minute। Rate of disappearance for hydrogen is minus delta H2 by delta T, so minus as it is, final concentration 4, initial concentration 10, time taken 10, so इतना आ रहा है 0.6 मोलार per minute, मोल पर लीटर per minute। Rate of appearance for ammonia plus delta NH3 by delta T, final 4, initial 0, time taken 10.4। क्या इतना समझ में आता है हमें?
Vaibhav, is that okay? Viraj? Yes, sir. हम आते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पर। अब क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। सो किसी का भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस लेकर हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है ये आ रहा है 0.2, 0.6, 0.4, ये तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रेट से डिसअपियर और अपीयर हो रहा है। सो मैं सारे वैल्यू सेम आते तो शायद मैं उसको रेट ऑफ रिएक्शन में बोल देता किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है द रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस कैन बी डिफरेंट आल्सो। तो अब रेट ऑफ रिएक्शंस तो सेम ही होगा, चाहे हम इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें चाहे सेकंड या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें, तो इसको इस वे में डिफाइन कर दिया गया एवरेज रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। मतलब यहां तक रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमने लिखा है, सिर्फ क्या करेंगे इसे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू -1 by d डेल्टा b by डेल्टा t प्लस 1 by डेल्टा c by डेल्टा t प्लस 1 by d डेल्टा t by डेल्टा t। सिर्फ कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन ये भी हो सकता है, चारों में से कोई भी एक ले लो, ऑल फोर विल बी इक्वल। एक मिनट कॉपी मत करना, मैं इस एग्जांपल को लेके एक्सप्लेन कर देता हूं, देखना उस एग्जांपल में। चलो एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज रेट 1 by कोएफिशिएंट माइनस डेल्टा इनटू बाय डेल्टा टी, इनटू का कोएफिशिएंट 1, सो 0.2 by 1। सेकंड से चेक करते हैं 0.6, इसका कोएफिशिएंट कितना था, हाइड्रोजन का 3, इससे चेक करो प्रोडक्ट से 0.4, कोएफिशिएंट 2, क्या तीनों क्वांटिटी सेम आ रही है, 0.2 मोलार पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट वी गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। कर लो कॉपी। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी ये है हमारे पास 0.6 अपॉन कोएफिशिएंट, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3, सो 0.6 by 3, 0.2 by कोएफिशिएंट 1, ये फॉर्मूला है। सो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बाय कोएफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 2, सो यहाँ पे 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 2 से। सो किसी भी एक के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। अभी मेरे पास तीनों इंफॉर्मेशन थी, तीनों को मैंने इक्वेट करके बताया। क्वेश्चन हो सकता है कोई एक ही दे रहा है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके लिए। इवन काफी बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें से एक दिया होगा और दूसरा पूछा होगा, इनको इक्वेट करके भी हमें सॉल्व करना होगा। इंस्टेंटेनियस रेट का डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, dA by dt। सो इंस्टेंटेनियस रेट तुम खुद से लिखो, इतना क्लियर है शुभम? सिर्फ डेल्टा की जगह डी लिखना, चारों का मैसेज माइनस dA by dt by कोएफिशिएंट।
graphical method to find or determine rate of reaction. Graphical method to determine rate of reaction. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं. एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट is giving B. चलो देखना, B का कंसंट्रेशन टाइम के साथ हम ड्रॉ करते हैं. ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन. कंसंट्रेशन ऑफ B को लिया y एक्सिस पर, एक टाइम को लिया x एक्सिस पे. कॉपी मत करो, सुन लो पहले. अब B इनिशियली व्हेन वी आर स्टार्टिंग द रिएक्शन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज 0. ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा B का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जहां पे 100% कंज्यूम हो गया, B 100% बन चुका होगा, उस पॉइंट पर B का कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं होगा, जिस पर रिएक्शन रुक जाएगा. इसका ग्राफ होगा कुछ इसमें. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes. Is that okay? Yes, sir. Concentration of B with respect to time, और इस टाइम पर आकर B का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जब रिएक्शन खत्म हो गया है. अब मुझे एवरेज रेट निकालना है. यार दो रेट है मेरे पास, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. एवरेज रेट निकालना है दो टाइम इंटरवल के बीच में, टाइम t1, टाइम t2. ये दो टाइम ले लिए हमने. यहाँ पर B का कंसंट्रेशन C1, यहाँ पे B का कंसंट्रेशन C2 ले लो. चलो एवरेज रेट बताओ क्या होगा. फॉर्मूला माइनस डेल्टा B बाय डेल्टा T अपॉन कोफिशिएंट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन. सॉरी प्लस प्रोडक्ट है, प्लस 1 by D डेल्टा B बाय डेल्टा T. 1 by D as it is, डेल्टा B फाइनल कंसंट्रेशन C2, इनिशियल C1 अपॉन T2 माइनस T1. सो तुम्हें ग्राफ दिया हो, आया नहीं ऐसे क्वेश्चंस. हमें एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट पता लगना चाहिए. दो टाइम पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल पे कंसंट्रेशन चेक कर लिया, वैल्यू रखा और कैलकुलेशन कर लिया. क्या इतना समझ में आता है हमें? कॉपी कर लो जल्दी से. और यदि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होता तो क्या करते हैं? लेट से इस टाइम t पर तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है. इंस्टेंटेनियस रेट ये होता है हमारे प्लस 1 by b dv by dt. क्या b is along y axis, time is along x axis, that dy by dx कुछ होता है क्या? स्लोप ऑफ द कर्व. और किसका स्लोप? उस पॉइंट पर जिस टाइम पे हमें स्लोप निकालना है, क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट. इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो. क्लियर? और वो जो टेंजेंट होगा उसका जो भी स्लोप होगा, दिस इज द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. क्लियर? दिस और dv by dt आ जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व, दैट इज tan थीटा. सो एक्सपेरिमेंटली यदि हमें ग्राफ दिया हो तो हम दोनों रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या इतना समझ में आता है हमें?
तुम देखोगे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, tan थीटा में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल रेट पॉजिटिव है टाइम t पर, एट टाइम t इंस्टेंटेनियस रेट। ये प्रोडक्ट का ग्राफ था, रिएक्टेंट का ग्राफ होगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, क्लियर, रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनिशियल मैक्सिमम एंड इट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है, क्लियर। इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है टाइम t पर, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, this angle is theta, instantaneous rate minus dA by dt by coefficient, so minus 1 by as it is tan theta। मुझे बताओ theta less than 90 या more than 90, tan theta नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर you can write it 1 by tan 180 minus theta भी लिख सकते हो, माइनस साइन अंदर ले जाओ, so this angle is 180 minus theta, ये 90 से कम है, now this quantity will be positive, ये प्रॉपर्टी यूज की है, tan theta is minus of tan 180 minus theta, clear, ट्रिग्नोमेट्री शायद इतना बेसिक आइडिया होगा। Factors affecting rate of reaction, next heading factors affecting rate of reaction। पहले हमने केमिकल रिएक्शन को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ रेट, स्लो रेट, फास्ट रेट, इंटरमीडिएट, मॉडरेट रेट, फिर हमने उसके बाद देखा रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय कोएफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस देखा, उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड देखा टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम फैक्टर्स देखेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, फिर उनका मैथमेटिकल रिलेशन, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। चलो फर्स्ट कंसंट्रेशन, क्या लगता है कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तुम्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ, इस चैप्टर के लास्ट में एक थ्योरी आएगी, कोलिजन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू अरेनियस मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी, ये ए का मॉलिक्यूल बी का मॉलिक्यूल व्हेन दे आर रिएक्टिंग टू गिव AB, so they must collide with each other and during this collision they are going to break their old bonds, जो भी उनके पुराने बॉन्ड है उनको ब्रेक करेंगे and they will form new bonds। so collision के कारण ही रिएक्शन होता है, क्लियर। so जितना ज्यादा collision उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, greater the amount greater the concentration। अभी दो पार्टिकल है, कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी 2 की जगह 20 आ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा collision।
क्लियर? सो कंसंट्रेशन, इसका मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पूरे चैप्टर में यही करना है कंसंट्रेशन डिपेंडेंस। टेम्परेचर, ये भी पूरा डिटेल में करना है तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इतना समझ लो टेम्परेचर बढ़ने के साथ कोलिजन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। प्रेशर, pH, presence of catalyst, presence of sunlight, ये तुमसे अच्छा तो शायद मैं भी नहीं जानता होगा। सनलाइट प्रेजेंस क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। सनलाइट उन्हें फास्ट कर देता है, कैटालाइट ऐसा कैटलिस्ट वर्क करता है सनलाइट। फैक्टर्स ये हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, ये फैक्टर्स डिटेल में हो सकते हैं, जस्ट मैंने कुछ इवन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होंगी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास हो जाएंगी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे मैं 5-6 फैक्टर और बता सकता हूं, बट ये ज्यादा यूजफुल है जो हम इस डिटेल में देखते हैं इस चैप्टर में। चले हम आगे। आज मेरी इंट्रोडक्शन ही हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बट हाँ ये भी डेफिनेट है, यदि बेसिक इंट्रोडक्शन हमें नहीं समझ में आएगा, मतलब मुझे ये नहीं पता चलेगा डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट, व्हाट इज एवरेज रेट, तो मैं आगे जाकर उसको मैथमेटिकल रिलेशन में यूज ही नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? Yes, Yes. sir. चलो या तो इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट लॉ हम देखेंगे, दैट इज रेट लॉ। नोट दिस लॉ is not appropriate for all type of reactions, especially
कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? तुम्हें आइडिया है क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन? रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं पढ़ा है क्या ऑर्गेनिक में? बताता हूँ। डेफिनेशन लिखो एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो सुन लो एक मिनट, बताया हूँ क्या लिखा है। एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक सिंपल सा एग्जांपल लिखो। पहले एग्जांपल देखो, A2 दे रहा है, फिर इसका वन ऑफ द A रिएक्टिंग विद B2 टू गिव AB एंड B। ये जो B है और यहाँ पे एक A बचा हुआ था, दोनों रिएक्ट करके AB दे रहे हैं। यदि हम तीनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल रहा है A2 + B2 गिविंग ट्वाइस ऑफ इट। दिस इज द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हमें जैसा दिख रहा है ना, हमेशा लग रहा था A2 B2 से कोलाइड हो रहा है, बट A2 B2 से कोलाइड ही नहीं हो रहा है, उससे डायरेक्टली रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो पहले 2A बना रहा है तो फिर A B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे जैसा दिख रहा है, जो रिएक्शन हमें ऑब्जर्व हो रहा है, एक्चुअली दिस विल नॉट टेक प्लेस। एक्चुअल रिएक्शन कुछ और है, इसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये 2 या 3 स्टेप में हो रहा है, जो भी 2 या उससे ज्यादा स्टेप्स में होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दिस इज एलिमेंट्री स्टेप 1, एलिमेंट्री स्टेप 2, एलिमेंट्री स्टेप 3। क्लियर? तो 3 एलिमेंट्री स्टेप है इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के फॉर दिस एग्जाम। क्या समझ में आया? एलिमेंट्री रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स में हो। टॉपिकल
बोर्ड दिख रहा है ना, प्रॉपर ब्लर तो नहीं हो रहा है? क्लियर है सर। Molecularity. Next term, molecularity is the number of molecules of reacting substance colliding simultaneously to convert into product. देखो, पहली चीज तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ना, A2 B2 के साथ कोलाइड हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है। A2 2A दे रहा है और A B2 के साथ कोलाइड हो रहा है। So the reaction which is actually represented in overall complex reactions, elementary steps are entirely वो हो ही नहीं रहा है, तो it is meaningless to define molecularity of a complex reaction. इसको define किया गया है molecularity को, कितने molecule एक साथ collide हो रहे हैं to convert into product. The number of molecules colliding simultaneously to convert into product. So यहाँ पे तो ये दोनों तो collide ही नहीं हो रहे, यहाँ पे collision की बात कर रहे हैं. So it is meaningless to define molecularity for a complex reaction. Define ही नहीं होता है, सिर्फ इसके लिए define होता है elementary के लिए. So it is the sum of coefficient of reactants in an elementary reaction. कितने reactant, जैसे यहाँ पे sum करो, it has molecularity 2, it has molecularity 1, it has molecularity 2. So कितने molecule एक साथ आके collide हो?
It is very rare to have molecularity greater than 3. देखो कोलिजन थ्योरी में कुछ ऐसा समझाया गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि दो कार आकर एक दूसरे से कोलाइड हो जाए, एक्सीडेंट हो, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। तीन कार एक ही पॉइंट पर तीन डायरेक्शन से आकर एक साथ 1, 2 and 3, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक कार यहाँ से, दूसरी यहाँ से और तीसरी कार यहाँ से, तीनों कार एक साथ कोलाइड हो जाए। थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी हो तो सकता है, बट कम है। क्या ऐसा एक्सीडेंट देखा है कि चार कार एक साथ चार अलग अलग डायरेक्शन से एक ही टाइम पे चार डायरेक्शन से आके कोलाइड हुई, एक के पीछे एक नहीं, बात करो एक साथ एक ही पॉइंट पे चार कार कोलाइड हो जाए, सो इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है। सिमिलरली इसको ऐसे ही एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट ने, पता है। सो जब हम अलग अलग डायरेक्शन से 4 व्हीकल्स आके कोलाइड नहीं हो सकते, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स कैन नॉट आल्सो कोलाइड फ्रॉम द 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। सो मॉलिक्युलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू 3 होती है, 3 के ऊपर बहुत रेयर होता है। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव। क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक मॉलिक्यूल 0.5 मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, 1.5 मॉलिक्युलरिटी हो गई। फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कोलाइड होंगे नहीं। मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड, या तो एक पूरा है या पूरा नहीं है मॉलिक्यूल। क्या इतना समझ में आता है हमें? चलो इससे ज्यादा मैं आगे नहीं करा रहा हूं, एक बार थोड़ा सा वापस से रिकेप करा देता हूं क्या क्या किया है हमने, क्योंकि इसके आगे है रेट लॉ, जहां से ओरिजिनली ये चैप्टर स्टार्ट। रेट ऑफ रिएक्शंस देखे, रेट ऑफ रिएक्शंस का डेफिनेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस का डेफिनेशन क्लियर। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम, बी बाय टाइम, सी बाय टाइम, मतलब अलग अलग डेफिनेशन को इक्वेट करके सॉल्व करने पर काफी क्वेश्चंस हैं बुकलेट में। इसके बाद फिर हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिटेल में मैं नहीं गया हूं क्योंकि आगे जाना है हमें। देन हम मूव कर गए एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पर, लॉ ऑफ मास एक्शन पर। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है। Molecularity, ये again useful term है, clear। Molecularity defined for elementary reactions, how many molecules are colliding simultaneously, it cannot be more than 3, it is very rare to have more than 3 value of molecularity। Complex के लिए define नहीं होगा, ये सारे points हमने देखे। It cannot be fractional or negative। Is there any doubt till here? Online any doubt till here? Shraddha, Disha? नो सर। ठीक है, सेशन एंड कर दो फिर मैं आज का होमवर्क। तुम्हारे पास बुकलेट नहीं है, मेरे पास भी नहीं है तुम्हारा बुकलेट अभी। यदि मुझे लगेगा कुछ होमवर्क है तो मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। इस वीक में शायद मेरा एक ही लेक्चर है, क्योंकि तुम्हारे अभी वो लेक्चर्स उनके सर के चल रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं रहती। ऑलरेडी 6 या 7 लेक्चर्स हो चुके हैं इस वीक में केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीक से शायद मेरे लेक्चर पे 3 डेज मिनिमम होंगे। सेशन एंड कर दूं फिर मैं आज का? सर 1 मिनट लिखना बाकी। संडे को टेस्ट है, टेस्ट सिलेबस वैसे ग्रुप पे आ जाएगा आज, अदरवाइज जो भी रिसेंट टाइम में हुआ वो तो सिलेबस में रहेगा ही, और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो ग्रुप पे आ जाएगा।